हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जेल के फाटक पर पहुंचकर ड्राइवर ने कार रोक दी। मैं ड्राइवर को गाड़ी पार्क करने को कहकर जेलर के ऑफिस का पता करता हूं। एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला सिपाही मुझे जेलर के ऑफिस तक ले जाता है। सिपाही पूछता है, साहब, जेलर साहब से क्या काम है? मैं जूनियर सिविल जज हूँ, कोर्ट के आदेश से यहाँ आया हूँ। मैं उसे अजीब सा उत्तर देता हूँ। ऑफिस के बाहर बड़ी सी नेम प्लेट लगी थी, SS राठौर, सुप्रीडेंट, डिस्ट्रिक्ट जेल्ड। मैं सिपाही द्वारा कोर्ट का आदेश पत्र अंदर भिजवाता हूँ। थोड़ी देर बाद ही सिपाही अदब से मुझे अंदर ले जाता है। मिस्टर राठौर गर्मजोशी से मेरा स्वागत करते हुए कहते हैं, वेलकम मिस्टर खन्ना, आने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? धन्यवाद देते हुए मैं एक कुर्सी खींचकर बैठ जाता हूँ। जेलर राठौर की उम्र 57-58 वर्ष के आसपास, अधपके केस, रोबीला चेहरा, किंतु चेहरे पर थरकती मोहक मुस्कान बयां करती है कि संभवतः इस व्यक्ति ने अपराध के कैक्टस भरे वातावरण में कोमल पुष्पों को जतन से जीवित रखा है। मिस्टर राठौर, कोर्ट के आदेश पत्र देखकर आप मेरे यहाँ आने का उद्देश्य समझ ही गए होंगे, मैंने कहा। राठौर ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। मैंने पुनः कहा, इससे पहले कि मैं हत्या के जुर्म की सजा काट रही जेल की कैदी बिंदु से मिलूं, मैं चाहूँगा कि आप उसकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बतलाएं। राठौर ने घंटी बजाकर अर्दली से 2 कप चाय भिजवाने को कहकर मेरी ओर देखते हुए कहा, यह सच है कि बिंदु ने हत्या जैसा अपराध किया है और वह इस अपराध के लिए 10 वर्ष की सजा भी काट रही है। किंतु मेरी विवेचना का विषय यह नहीं है कि मानव मन की कौन सी मन स्थिति में अपराध हुआ, और न ही यह है कि उसे जो सजा दी गई वह उचित थी या नहीं। यह सब तो आप स्वयं मुझसे मिलने पर, उसकी कहानी सुनने के बाद निष्कर्ष निकाल सकेंगे। किंतु जेल में आने के 3 महीने बाद उसने जो लड़के को जन्म दिया, जो जेल के आपराधिक वातावरण में अपने बचपन के 4 वर्ष पूरे कर चुका है, वह बच्चा किस अपराध की सजा काटने को बाध्य है? यदि वह एक आपराधिक माँ के गर्भ से पैदा होने की सजा है, तो इस सजा के औचित्य के लिए कौन दोषी है? दोष तो किसी का नहीं है। शायद कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। मैंने अपना तर्क दिया। राठौर जी ने मेरे तर्क पर गौर किए बिना ही अपनी बात चालू रखी। मेरी जेल में ही ऐसे 3 बच्चे हैं, तो भारत की विभिन्न जेलों में न जाने ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनके अबोध मस्ती को अपराध का खाद पानी मिल रहा है। मैं जब ऐसे बच्चों के भोले चेहरे देखता हूँ तो देखकर सहम जाता हूँ कि यह भोले चेहरे भविष्य में कैसे क्रूर बन जाएंगे। राठौर जी, मैं आपकी भावना एवं विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, किंतु मैं यहाँ बिंदु नाम के कैदी से मिलने आया हूँ। बिंदु के अच्छे चाल चलन के संदर्भ में आपने उसकी सजा माफ हेतु जो सिफारिशी पत्र लिखे हैं, उसी की इंक्वायरी के लिए न्यायालय ने मुझे अधिकृत किया है, मैंने संदर्भ बदलते हुए कहा। राठौर जी ने घंटी बजाई तथा एक सिपाही के आने पर कहा, बिंदु कैदी नंबर 175 को आगंतुक कक्ष में आने को कहो। खन्ना साहब कोर्ट से आए हैं, बिंदु से कुछ बात करेंगे। सिपाही के जाने पर राठौर जी ने कुर्सी से उठते हुए कहा, चलिए आपको आगंतुक कक्ष तक छोड़ाऊं। जेल की ऊंची दीवार पर कांटेदार तारों की बाड़ लगी थी। दीवार से सटा एक कमरा था, जिसका एक दरवाजा जेल के अंदर खुलता था, दूसरा दरवाजा बाहर खुलता था। यह छोटा सादा कमरा ही आगंतुक कक्ष था। कमरे की एक दीवार पर गांधी जी की तस्वीर लगी थी तथा बाकी 2 दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी थी। कुछ कुर्सियाँ और एक मेज के अतिरिक्त कमरे में कुछ नहीं था। मैं एक कुर्सी पर बैठकर कैदी नंबर 175 की प्रतीक्षा करता हूँ। सामाजिक आचार संहिता को खंडित करने वालों को समाज से अलग करने की व्यवस्था का नाम है जेल। यहाँ कैदी की पहचान नंबर से होती है। दरवाज़ा खुलने से मेरी तंद्रा भंग होती है। 22-23 साल की एक युवती सकुचाई सी दरवाजे से कमरे में प्रविष्ट होती है। दरमियाना कद, गेहुआ रंग, भूरी आंखें, उलझे बेतरतीब बाल, नीली किनारे की सफ़ेद सूती धोती के अंदर एक सुडौल काया उसके आकर्षण की कहानी बयान करती थी। नमस्ते साहब जी, वह हाथ जोड़कर कहती है। उसका पल्लू पकड़े सरमाया सा एक छोटा लड़का भी साथ था, दुबला पतला किंतु माँ की ही तरह बड़ी बड़ी आंखें। मैं उसे बच्चे का नाम पूछता हूँ। गोलू नाम है इसका। गोलू साहब जी को नमस्ते कहो। वह पल्लू की ओट में छिपे बच्चे को मेरे सामने खींचती है। बच्चा झिझकता सा हाथ जोड़ देता है।
बिंदु नाम है ना तुम्हारा? जेलर साहब ने बताया था। मैं उससे कहता हूँ और उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करता हूँ। वह फर्श पर बैठने का प्रयास करती है। नहीं नहीं, तुम इस कुर्सी पर बैठो, मैं आदेश देता हूँ। नहीं साहब, हम यही ठीक हैं, कहते हुए मेरे सामने फर्श पर बैठ जाती है। बच्चा भी उसके पीछे दुबक कर बैठ जाता है। बहुत शर्मीला है तुम्हारा गोलू, मैंने मुस्कुराकर बच्चे की तरफ देखते हुए कहा। नहीं साहब, यह तो आपके सामने शर्मा रहा है, वरना यह तो दिन भर जेल में धमा चौकड़ी मचाए रहता है, बिंदु ने लाड जताते हुए कहा। बिंदु, क्या कभी तुमने गोलू के भविष्य के बारे में सोचा है? मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। नहीं साहब, हमने सोचना छोड़ दिया है। सोचने से दुख के अलावा कुछ हासिल नहीं होता, और फिर हम अपने बारे में क्यों सोचें? राम जी है ना, वही सोचेंगे हमारे और गोलू के बारे में। मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि कितनी सहजता से सुखी रहने का सरल सूत्र दे गई यह ग्रामीण बाला। भविष्य की चिंता की सोच ही तो सारे तनाव और आशंकाओं की जननी है। माना कि तुम्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं, पर तुम्हारा वर्तमान मैं देख रहा हूँ, किंतु विगत में जो घटित हुआ, जिसके कारण आज तुम जेल में हो, क्या उसका दुख या पश्चाताप है तुम्हें? मैंने पूछा। हालात और होनी पर हमारा कोई बस नहीं होता, जो होना है वह होगा ही, किंतु मैंने जो किया उसका ना मुझे कोई दुख है और ना पश्चाताप, उसने निर्भीकता पूर्वक कहा। देखो बिंदु, कोर्ट के आदेश से मैं यहाँ तुमसे मिलने और तुम्हारी आप बीती सुनने आया हूँ। तुम्हारे साथ जो हुआ उसे यदि सच सच बतलाओगी तो शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूंगा, मैंने निर्लिप्त भाव से कहा। बिंदु की यादें अतीत में खो सी गई। अपनी कहानी जो उसने सुनाई कुछ यूं थी। शिवालिक पर्वत की तलहटी में एक छोटा गांव था, मेढा। इसी गांव में राम सिंह रावत का परिवार रहता था। परिवार में पति पत्नी के अतिरिक्त 2 पुत्रियां एवं 2 पुत्र थे। बिंदु 4 बच्चों में सबसे बड़ी थी। उसकी उम्र 16-17 वर्ष की थी। छोटी सी खेती और एक गाय परिवार की आमदनी का जरिया था। आर्थिक अभाव के बीच भी परिवार में संतुष्टि एवं प्रेम था। गांव से थोड़े फासले पर जंगल था, जहां से बिंदु और उसकी माँ गाय के लिए घास काटने जाती थी तथा लकड़ियां भी चुन कर लाती थी। ऐसे ही एक दिन जब आकाश में हल्के बादल घिरे थे, उसी दिन बिंदु की माँ को हल्का बुखार था। बिंदु ने माँ से कहा, माँ मैं जंगल से गाय के लिए घास काट लाती हूँ। अरे अकेली कहाँ जाएगी, ऊपर से बादल भी घिरे हैं, आज गाय को सूखा चारा ही दे देंगे, माँ ने बेटी को सुझाव देते हुए कहा। आपको मालूम है, जब तक चारे के साथ हरी घास ना हो, कजरी चारे को मुंह नहीं लगाती। बस मैं गई और फटाफट थोड़ी घास काट लाती हूँ, कहते हुए बिंदु हंसियां लेकर जंगल को चल दी। जंगल में आज हवा कुछ तेज थी। हवा की आवाज के अतिरिक्त जंगल में सन्नाटा व्याप्त था, और दिन तो 2-3 औरतें घास काटती या लकड़ी बीनती थी, किंतु आज शायद वह अकेली थी। वैसे जंगल का सन्नाटा उसके लिए अपरिचित भी नहीं था। सन्नाटे के बीच चिड़ियों की चहचहाट ऐसा संगीत रचती हैं जिससे बिंदु का मन भाव विभोर हो जाता है। जंगल का संगीत और तेज गति से चलते हंसिए से कटती घास का संगीत जैसे तबले पर 2 ताला लय पैदा कर रहा हो। बिंदिया की आधी चादर घास से भर गई थी। गाय के लिए घास काफी रहेगी, वह चादर के कोने को समेट ही रही थी कि अचानक पीछे से 2 मजबूत हाथों ने उसकी दोनों बाहें जकड़ ली थी। उसने मुड़कर देखा। गांव का ही 20-22 साल का युवक राजन था। राजन की आंखों में ऐसी चमक थी जिसे वासना का दावानल दहक रहा था। बिंदु सहम गई। फिर उसने साहस के साथ बाह छुड़ाने का प्रयास करते हुए कहा, राजन मेरे हाथ छोड़ दे, नहीं तो मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी। राजन जोर से हंसा। फिर उसने कहा, चिल्ला, जोर से चिल्ला, पर जंगल में तेरी आवाज सुनेगा कौन? यह कहते हुए राजन ने बिंदु को घास पर गिरा दिया। गिरने के बाद बिंदु ने नाखूनों से राजन का मुंह खरोच लिया। राजन क्रोध में उत्तेजित होकर ज्यादा हिंसक हो गया। जोर जबरदस्ती की सीमा पर शिकार छूटने की जी तोड़ कोशिश में बिंदु हांफते हुए निढाल सी हो गई। बिंदु ने गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़ते हुए कहा, राजन भगवान से डर, ये पाप है। किंतु वासना में अंधे राजन ने ये सब नहीं सुना। उसने अब बिंदु को पूर्ण रूप से दबोच लिया था और बिंदु को लगा कि जंगल में आग लग गई है और उस आग में वह जल रही है, झुलस रही है। राजन ने जेब से चाकू निकाला और चाकू लहराते हुए कहा, देख, यदि आज की घटना के बारे में किसी से कुछ कहा तो तेरे भाई की गर्दन इसी चाकू से रेत दूंगा, और तू इसे कोरी धमकी मत समझना। वह लूटी पिटी सी लड़खड़ाती हुई घर पहुंची। माँ ने उसकी यह दशा देखी तो वह सहम गई।
आशंकित सी माँ ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, अचानक जंगल में एक भेड़िया झपट पड़ा था, बड़ी मुश्किल से जान बचा पाई। माँ के अनेक सवालों को टालते हुए वह सोने का बहाना बनाकर खाट पर लेट गई। रह रह कर वह भयानक हादसा आंखों के सामने तैर जाता। मन मस्तिष्क सुन सा हो गया था। माँ से कहे न कहे इसी कश्मकश में दिन गुजरते जा रहे थे। 1 महीने से ऊपर हो गया था इस घटना को, और एक दिन उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर शिथिल सा हो रहा है। उसे बार बार उबकाई आ रही थी। माँ की दुनिया देखी आंखों से यह कहाँ छिपता। आशंकाओं से माँ का कलेजा कांप गया था। जब बापू खेत पर चला गया तथा भाई बहन खेतों में लग गए, माँ ने उसे कोठरी में बुलाया और अंदर से दरवाजे की साकल लगा ली। माँ ने उसकी आंखों में घूरते हुए दबी आवाज में पूछा, सच सच बता, उस दिन क्या हुआ था? तूने कहा था कि भेड़िया आया था, तो क्या नाम है उस भेड़िए का? बिंदु फफक फफक कर रोने लगी। इतने दिन का रुका हुआ बांध टूटकर आंसुओं के सैलाब में बहने लगा। माँ सांत्वना में उसका सिर सहलाती रही। हिचकियों के बीच उसके सीने पर पड़े घटना के बोझ को माँ से साझा किया। साथ ही किसी को बतलाने पर भाई को मारने की धमकी भी बताना वह नहीं भूली। रात में माँ और बापू काफी देर तक जागते रहे थे। दूसरे कमरे में उनकी फुसफुसाहट की आवाजें उसे बेचैन कर रही थी। वह भी सुबह देर तक जागती रही थी। अगले दिन सुबह बापू भी तैयार होकर घर से निकल गए थे। उसके पेट में पनपता राज शायद घर की दहलीज लांघकर सार्वजनिक होने जा रहा था। बापू ने गांव के सरपंच दलित सिंह नेगी के पैरों में अपनी टोपी रख दी। दुखी मन से इज्जत का वास्ता देते हुए न्याय की भीख मांगी। सरपंच जी 70 वर्ष के धर्मपरायण एवं सुलझे विचारों के व्यक्ति थे। हादसे की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने गांव की पंचायत बुलाने तथा बापू को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। गांव की पंचायत बैठी। एक तरफ अपनी माँ तथा बापू के बीच सिर झुकाए बिंदु बैठी थी। दूसरी तरफ अपने पिता के साथ निर्जलता से सिर उठाए राजन बैठा था। राजन की इस घटना के उत्तरदायित्व से इनकार करने की बात को पंचायत ने सही नहीं माना। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पंचायत ने फैसला दिया कि बिंदु के गर्भ में पल रहा बच्चा राजन के कुकर्म का ही परिणाम है। अतः राजन को बिंदु से शादी करनी होगी। बिंदु के पास पंचायत के फैसले को मानने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। जिस राजन के प्रति बिंदु के सीने में नफरत की आग दहक रही थी, उसी के साथ जीवन की डोर बांधने का फैसला। पंचों का फैसला क्या न्याय संगत था? क्या इसे नारी के अपमान की क्षतिपूर्ति होती थी? संभवतः पंचायत का यह फैसला नारी के मान सम्मान की परिधि से परे आने वाले शिशु को कुल नाम देने के पक्ष में था। लड़की के मन में शादी को लेकर कितनी रुमानी कल्पनाएं होती हैं, और यहाँ बिंदु की शादी, न बैंड बाजा, न घोड़ी पर सजा दूल्हा और न बरातियों का उत्साह। पंचायत द्वारा थोपी गई एक शादी बापू का अंगना पराया सा हो गया था। आशंकाओं से घिरी बिंदु एक अवांछित मेहमान की तरह राजन के घर आ गई थी। रात घिर आई थी। सजे पलंग की सेज पर धड़कते मन से वह पति की प्रतीक्षा कर रही थी, किंतु पति रूप में रह रहकर एक बलात्कारी का चेहरा आंखों के आगे तैर जाता था। आधी रात बीत चुकी थी। सन्नाटा गहराता जा रहा था कि अचानक दरवाजा खुलने से उसकी विचारों की लड़ी टूटी तो उसका पति राजन था। राजन के कदम लड़खड़ा रहे थे। वह दारू के नशे में धुत था। धप से वह पलंग पर बैठ गया। राजन ने नशे में लाल हो गई आंखों से बिंदु को देखा और कुत्सित हंसी के साथ बोला, आज तो पूरी पटाखा लग रही है। बिंदु चुप रही। राजन ने फिर कहा, पंचों ने तुझे मेरे गले बांध दिया है तो यह न समझना कि मैं तुझे जोरू मान लूंगा। उस दिन जंगल में समाज की मर्जी के खिलाफ तेरे साथ जो किया था, आज वही समाज की रजामंदी से करूंगा। बिंदु के सीने में नफरत की लहर दौड़ गई थी। राजन ने उठकर लालटन की लो धीमी कर दी और एक हिंसक शिकारी की तरह अपने शिकार पर झपट पड़ा। वह निस्पंद लेटी रही। सुहाग की सेज पर एक और बलात्कार होता रहा। थोड़ी देर बाद ही नशे में चूर राजन सो गया। उसके खराटे कमरे की शांति भंग कर रहे थे। बिंदु को ऐसा लगा मानो पति के नकली मुखौटे में एक हिंसक पशु सो रहा है। उस दिन बिंदु को लगा था कि जंगल में आग लग गई है, किंतु आज आग उसके सीने में दहक रही थी। नफरत की आग, नारी सुहाग के अपमान की आग। बिंदु विचलित सी उठी और लालटेन की मध्यम रोशनी में कमरे से बाहर आई। बाहर बरामदे में कोने में खेती के औजार रखे थे। उसने पेड़ काटने का चांपड़ उठा लिया। वह कमरे में वापस आई जहां राजन सो रहा था।
उसे लगा पलंग पर राजन नहीं महिषासुर लेटा है। उसने उस पर चांपड़ से भरपूर वार किया। खून का फुहारा उठा और वह झटपटाया। फिर दूसरा वार और सब शांत। बिंदु का चेहरा खून के छींटों से भर गया था। उसकी मांग के लाल सिंदूर में खून का लाल रंग आ मिला था। बिंदु को अब न कोई भय था और न पश्चाताप। दीप्ति से तमतमाया चेहरा, हाथ में खून से सना चांपड़। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात रणचंडी हाथ में त्रिशूल लिए खड़ी है। ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। कार जेल के फाटक से निकलकर सड़क पर आ जाती है। जेल पीछे छूट गई है, किंतु बिंदु की कहानी, गोलू का भोला चेहरा मेरा पीछा करता है। किसी की हत्या दफा 302 का अपराध है, किंतु किसी की आत्मा की हत्या, भावनाओं की हत्या, सपनों की हत्या के लिए कानून की कौन सी धारा का प्रावधान है। मेरी आंखों के आगे तैर जाता है कल्पना का एक चित्र, जिसमें स्कूल ड्रेस पहने, बैग लटकाए स्कूल जाता गोलू। कार झटका खाती है, कल्पना का चित्र बिखर जाता है और यथार्थ का चित्र, कैदी माँ के पल्लू के पीछे छिपा गोलू। गोलू की बड़ी बड़ी निरी आंखें मेरा पीछा करती हैं। क्या कोई राह है?